हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, परसेंटेज अपना नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करते हैं और बहुत ही आराम से, बहुत डिटेल में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बच्चे वो क्लास में ही होती रहे। और जो भी वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग उन्हें प्रॉपर और डेली बेसिस पर सॉल्व कर रहे हो। जी हाँ, ये बात भी सच है कि आप लोगों के पास जो टाइम है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि 6 से 7 घंटे आप लोगों की क्लासेस चलती हैं। लेकिन बच्चे उसके बाद भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक पढ़ो या बहुत डिटेल में जाकर चीज़ें करो, 100 क्वेश्चन रोज लगाओ, नहीं। क्लास नोट्स, क्लास में भाई कितने 10 क्वेश्चन क्लास में होते हैं रोज मैक्सिमम। 10 सवालों की ही मैं आपको वर्कशीट देता हूँ। तो इन 20 सवालों की तो रोज आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इनको करने में 1 घंटा या सवा घंटा मैक्सिमम लगता होगा। तो आपकी 1 घंटे की क्लास और 1 सवा घंटे में रिवीजन और वर्कशीट, तो 2 से 2.25 घंटे या फिर 2.5 घंटे तो मैथ्स के लिए रोज चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो, अगर आप एक थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हैं तो फिर कम से कम 3 घंटे, 3 घंटे बच्चे आपको मैथ्स चाहिए होगा। ठीक है, तो आप वो टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करो, रात में, दोपहर में, शाम में, जैसे आपको सुटेबल लगेगा, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। 24 घंटे हैं, 6-7 घंटे सो, बाकी 16-17 घंटे जितने भी आपको मिले उसमें आप स्टडी करो। ये 6-7 महीने अगर आप पढ़ गए आने वाले एग्ज़ाम तक, तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, फिर सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं आगे अपनी क्लास नंबर 10 को। और बच्चे, एक क्वेश्चन टाइप 12 का मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या था इस सवाल का जवाब, जल्दी से आप मुझे बता दो। इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% चाहिए। भाई, पास होने के लिए उसको 35% चाहिए और कह रहा है कि एक छात्र 70 अंक लाता है और 70 अंक से ही फेल हो जाता है। आप ये मानकर चलो कि एक स्टूडेंट के 70 नंबर आते हैं और वो 70 नंबर से ही फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसके 70 नंबर आए और 70 नंबर से फेल हो गया, मतलब अभी उसे और 70 नंबर चाहिए जस्ट पास होने के लिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पास होने के लिए, जस्ट पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर उसको चाहिए, तो 70 नंबर तो उसके पास है, लेकिन अभी भी वो फेल है 70 नंबर से। तो अगर मैं और 70 नंबर उसको दिला दूं तो भैया वो पास हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पास होने के लिए ना उसको 140 नंबर चाहिए। और ये 140 किसके बराबर हो जाएगा, 35% के, क्योंकि ऊपर की लाइन में तो उसने बोला ही है कि पास होने के लिए उसको 35% नंबर चाहिए। तो 35% बराबर 140। बच्चे, 1% बराबर कितना होगा, 140/35। तो 35 × 140 और 100% बराबर कितना, 100% बराबर 4 × 100। और आप कहेंगे कि सर अधिकतम अंक जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 400 नंबर है, यानी कि जो हमारा पेपर है वो 400 नंबर का पेपर है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये सवाल करेंगे जरा और बताएंगे भाई इसका जवाब मुझे। चलिए देखिए, सवाल है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक लाता है 100 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसके 78% अंक प्राप्त किए, जिसने, वह उत्तीर्ण अंक से 30% अंक ज्यादा प्राप्त करता है। नहीं, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इससे पहले इस पे आओ। हाँ, उसको परसेंटेज वाले को बाद में करेंगे। ये सवाल करो। सवाल है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाला संदीप परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा वो लेकर आया है।
कह रहा है बताओ 64% अंक प्राप्त करने वाले विवेक को कितने अंक मिले हैं। ये सवाल पढ़ो और इसे करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है कि गीता ने 30% अंक, देखो गीता को 30% अंक मिले, लेकिन अभी भी गीता फेल है, 50 अंकों से फेल है। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि संदीप को 45% अंक मिले और वो पास वाले अंकों से 25 अंक ज्यादा ले आया। यानी कि एक गीता है जिसको 30% अंक मिले, 50 नंबर से फेल हो गई, और एक संदीप है जिसको 45% अंक मिले और वह पास वाले नंबर से भी 25 नंबर ज्यादा ले आया। अब आपसे कह रहा है कि तो फिर 64% अंक प्राप्त करने वाले विवेक को कितने नंबर मिले होंगे। ऐसे सवालों में क्या करना है, परसेंटेज को एक तरफ लिखना है। देखो गीता को कितने परसेंट अंक मिले, 30%। 30% को यहां लिख दो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। 30% को यहां लिख दो। और गीता कितने अंकों से फेल हो गई, सर 50 अंकों से फेल हो गई, तो 50 अंक यहां लिख दो। 30% एक तरफ और अंक एक तरफ। दूसरा कह रहा है कि 45% अंक लाने वाला संदीप, ये 45% यहां लिख दो। और संदीप कितने अंक ज्यादा लाया है, 25, ये 25 यहां लिख दो, ये 25 यहां लिख दो। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने परसेंटेज का तो डिफरेंस लेना है, इनका तो आपने अंतर लेना है डिफरेंस, और इनका योग, इन दोनों का योग। बस ये चीज आपने करनी है कि परसेंटेज का तो डिफरेंस, भाई अंतर कितना आएगा, 45 में से 30 गया, 15% अंतर है। अंतर जब भी निकालने की बात होगी आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है ना। तो अगर मैं 30 और 45 का अंतर कहूंगा तो 15, और इन दोनों का योग कितना आएगा, 50 और 25 75, और ये आपको बराबर कर देना है। ऐसे हर सवाल में, ऐसे हर सवाल में परसेंटेज का तो अंतर लेना है, 15 आ गया, और जो ये अंक है इनको जोड़ दो, आ गया 75। अब आप कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू 75 है, 1% की वैल्यू कितनी है बच्चे, 75 बटे 15, 15 5 75, 1% की वैल्यू 100। अगर आपसे ये पूछता कि अधिकतम अंक या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते, 1% 5, तो 100% 500 अधिकतम अंक। लेकिन उसने अधिकतम नहीं बोला, उसने कहा 64% अंक लाने वाले विवेक को कितने अंक मिले। 64% अंक लाने वाले बच्चे, यहां 1% बराबर 5, तो विवेक के कितने परसेंट नंबर हैं भैया। आप कहेंगे कि सर जो विवेक है ना उसके तो 64% नंबर है, यानी कि 1% अगर 5 तो 64% कितना होगा, 64 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 320। भाई 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि विवेक को कितने नंबर मिलेंगे, विवेक को मिलेंगे सर 320 नंबर, 320 नंबर। एक और मैं आपको सवाल देता हूं, एक और सवाल, ये सवाल करिए सेम ऐसे ही, बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब इसका। सवाल कह रहे कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अब कह रहा है सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक पास वाले या फिर उत्तीर्ण नंबर से 56 नंबर ज्यादा मिले हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों की संख्या, अंकों बताने कितने, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास।
चलो देखते हैं भाई, अनीता को कितने परसेंट अंक मिले हैं? 31%। एक तरफ परसेंट लिखना है, और अनीता 16 अंकों से फेल हो गई, एक तरफ अंक लिखने हैं 16। कह रहा है कि सुनीता को 40% अंक मिले, एक तरफ 40% लिखना है, और सुनीता कितने अंक से पास हुई है या कितने अंक ज्यादा लेकर आई है? 56, वो यहां लिख दो। मैंने कहा इन दोनों का तो अंतर और इन दोनों का योग। हो गया सवाल। भाई आप कहेंगे कि सर 40 में से 31 गया 9%, और इन दोनों का योग तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, तो 9% की वैल्यू आ गई 72। 1% की वैल्यू कितनी है? 72/9, यानी कि 9 8 72। तो 1% कितना आ गया? 8। 1% कितना? 8। अब 1% अगर 8 है, अब देखना, अगर वो कहता अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं 100% बराबर 800 कह देता कि अधिकतम अंक जो है वो 800 है। लेकिन उसने पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। न्यूनतम अंक देखो, उसने बोला कि अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल हो गई। अगर मैं 31% को अंकों में बदलूं, कि ये तो 31% अनीता के अंक हैं, परसेंट में दिए हुए हैं, अंक कितने हैं, अनीता के अंक कितने हैं, तो भैया मैं कहूंगा कि 31% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 31 गुणा 8, यानी कि 8 एकम 8, 8 तिया 24। बच्चे अब आप सामने देखना कि जो अनीता है ना, उसके 31% नंबर हैं, यानी कि 248 नंबर हैं। और अगर अनीता 16 नंबर से फेल हो गई, अगर अनीता 16 नंबर से फेल हो गई, तो अनीता को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास अंक कितने हो जाएंगे बच्चे? 248 तो अनीता के अंक हैं, और अगर वो 16 अंक से फेल हो गई तो 16 इसमें जोड़ दो। आप कहेंगे सर 8 6 14, 5 4 और 1 5 और 1 6, सर 264 अंक हैं जो पास होने के लिए चाहिए। 264 क्यों? क्योंकि भैया अनीता ने, कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था ये, कि अनीता ने 31% अंक प्राप्त करे और 16 अंकों से फेल हो गई, मतलब जो पास वाले अंक है ना, उससे भी 16 नंबर कम रह गए। तो पहले तो 31% को नंबर में बदला, 1% बराबर 8, तो 31% 248, मतलब अनीता ने 248 अंक प्राप्त करे हैं, और उसके बावजूद भी वो फेल है। कितने नंबर से? 16 नंबर से। और अगर मैं पूछना चाहूं पासिंग नंबर कितने हैं, तो भैया 248 में 16 जोड़ देंगे, यानी कि 264 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 264 नंबर चाहिए पास होने के लिए। बात क्लियर है बच्चे? अगर इसी सवाल में मैं एक और चीज आपसे पूछूं, ये चीज तो क्लियर है। अगर मैं इसी सवाल में एक और चीज आपसे पूछता हूं, सेम क्वेश्चन में, ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से, एक और चीज इसमें पूछी जाती है। देखो यहां तो उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछे हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछे हैं। अगर वो आपसे कहेगा प्रतिशत, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन तो आपके साथ ये रहा, अंक चाहिए। तो मैंने 248 अंक प्राप्त करे जो अनीता को मिले हैं, और उसमें 16 अंक जोड़ दिए, तो भैया 264 अंक पर वो पास हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं उसे पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, परसेंटेज। तो इस बार हम 31% को अंकों में नहीं बदलेंगे, इस बार हम क्या करेंगे कि अनीता के पास 31% अंक तो है, 16 अंकों से अगर वो फेल हो गई, तो 16 अंक का मतलब कितना परसेंटेज है, 16 अंक का मतलब परसेंटेज कितना है, और उसे 31 में हम जोड़ देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं कि 8 अंक का मतलब कितना है बच्चे? 1%। मैं इस चीज को उल्टा लिख रहा हूं, तो मुझे 16 अंक का मतलब चाहिए, तो 1 अंक का मतलब 1/8%, और 16 अंक का मतलब कितना है? 1/8 गुणा 16। आप कहेंगे सर 2%, तो 16 नंबर को मैं क्या कह सकता हूं? 16 अंक को मैं 2% कह सकता हूं। तो अगर मुझे पास प्रतिशत चाहिए बच्चा,
पास परसेंटेज चाहिए, तो अनीता के पास 31% अंक हैं और उसमें 2% और जोड़ दो, सर पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। अगर परसेंटेज में कहेगा तो ये, बस इसके अलावा कुछ भी इस तरह के सवाल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यस, या तो पासिंग परसेंटेज पूछेगा, या पास नंबर पूछेगा, या अधिकतम नंबर पूछेगा। ये 3 सवाल बनते हैं, या तो पास परसेंटेज, या पास नंबर, या फिर अधिकतम 100% की वैल्यू। वो तो यहीं से आ जाएगी, 1% और 100%। ये 3 तरह के सवाल बनते हैं, इनके अलावा और कुछ सवाल नहीं बनता इस तरह के सवालों में। ठीक है भाई, चलो ये चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा सीखते हैं वेन आरेख के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं वेन आरेख। आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे ये चीज, वेन आरेख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, क्या होता है वेन आरेख, क्या होता है वेन डायग्राम, और क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है हमारे परसेंटेज के सवाल में। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो, वेन आरेख जब भी हम बनाने जाते हैं ना, तो किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बच्चे, एक सर्कल ऐसे बनेगा और एक सर्कल यस, एक सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हाँ, एक सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि 2 सर्कल हैं और एक दूसरे को वो दोनों कट करेंगे ऐसे पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, उसको बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं बच्चे? वेन आरेख। चलो थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं समझाता हूं इस चीज को। मैंने कहा कि एक सर्कल ये है मेरे पास, एक सर्कल का मतलब क्या है, अब इसको मैं और डिटेल में जा रहा हूं और विस्तार में मैं पढ़ा रहा हूं कि मैंने कहा एक सर्कल, एक सर्कल का मतलब है किसी एक चीज की वैल्यू। भाई मैं मानकर चल रहा हूं ये जो सवाल बनते हैं ना, ये परीक्षा के संबंधित बनते हैं। 2 सब्जेक्ट हैं परीक्षा में, एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स। एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर है। इंग्लिश जो है वो 100 नंबर का पेपर है, तो पूरा जो ये पार्ट होगा ना, ये 100 नंबर का होगा पूरा पार्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि ये गोला इंग्लिश का है, ये गोला इंग्लिश का है, या फिर चलो इसे दूसरे तरीके से समझते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 2 सब्जेक्ट का सर्वे हुआ, 2 सब्जेक्ट का सर्वे हुआ, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का। सर्वे क्या हुआ कि पूरे स्कूल में इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए और पूरे स्कूल में मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए। तो डेटा निकल के आया कि पूरे स्कूल में जो इंग्लिश में पास हुए हैं ना, पूरे स्कूल में जो इंग्लिश में पास हुए हैं बच्चे, वो 100 बच्चे पास हुए हैं। इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 100 बच्चे पास हुए हैं पूरे स्कूल में। बच्चों का डेटा मैं ले रहा हूं, तो जो ये पूरा गोला होगा ना, ये पूरा गोला जो मैं लिख रहा हूं, ये इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे हैं। ये इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे हैं जो कि कितने हैं? 100। तो ये पूरा गोला दिखाएगा इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों को। अब मैं दूसरा गोला बना रहा हूं जो इस तरीके से इसको काट रहा है, और मैं कह रहा हूं कि दूसरा जो सब्जेक्ट है ये मैथ्स है, और मैंने माना कि पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में जो मैथ्स में बच्चे पास हुए हैं, पूरे स्कूल में जो मैथ्स में बच्चे पास हुए हैं वो 80 हैं। 80 बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं। तो जो ये वाला गोला है ना, दूसरे वाला, जो दूसरे वाला गोला है ये वाला, ये मैथ्स में पास होने वाले बच्चों का है। जो बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं उनका गोला ये है, ये मैथ्स में पास होने वाले बच्चे हैं। जो येलो कलर में हैं ये इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे हैं। अब आप मुझे बता दो कि जो बीच वाला पार्ट होगा ये क्या चीज को बताएगा। आप खुद इस बात का अनुमान लगाओ,
जो ये पार्ट है जिसने इंग्लिश वाले गोले को भी कट किया और जिसने मैथ्स वाले गोले को भी कट किया बच्चा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या चीज आपको बताएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या चीज आपको बताएगा? जल्दी से आप मुझे बता दो। तो आप कहेंगे कि सर जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये बताएगा जो दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि इस वाले पार्ट ने इंग्लिश को भी कट किया है और इस वाले पार्ट ने मैथ्स को भी कट किया है। तो बच्चे ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट हमेशा दोनों सब्जेक्ट का साजला होगा। साजला मतलब जो दोनों सब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा। ये वो बच्चे होंगे जो इस रेंज में आएंगे ना, इस रेंज में ये वो बच्चे होंगे जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं, जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। ये बीच वाले वो बच्चे होंगे। ये पूरा गोला मैंने माना कि इंग्लिश और मैथ्स में ना 20 बच्चे पास हैं, केवल 20 बच्चे इंग्लिश और मैथ्स में, केवल 20 बच्चे पास हैं, और वो दिखाएगा ये बीच वाला जो हमारा गोला है। चलो ठीक है, अब आपसे मैं सवाल करता हूं, आपसे ना मैं सवाल करता हूं, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, केवल इसकी, इस वाले पार्ट की, अगर जिसको मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूं कलर, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं तो ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा आपको? ये वाला, ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा गोला किसका है? ये पूरा गोला है इंग्लिश का। और अगर मैं इस गोले के उस तरफ बात करता हूं, यहां से यहां तक तो पूरा गोला इंग्लिश का है, लेकिन इस गोले में जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है बच्चे, ये पार्ट इंग्लिश और मैथ्स दोनों का है। तो जो ये आपका ऑरेंज कलर का पार्ट होगा ना, ये होगा केवल इंग्लिश। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये होगा केवल इंग्लिश। ये वाला, इस पार्ट को मैं क्या कहूंगा? केवल इंग्लिश। यानी कि मैथ्स की बात नहीं, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे? पूरा गोला कितने का है? पूरा गोला सर 100 का, और उसमें से ये 20 वाले बच्चे हटा दूंगा, जो ये 20 हैं। तो केवल इंग्लिश में कितने आ गए? 80। तो केवल इंग्लिश में कितने आ गए? 80, ओनली इंग्लिश। ऐसे ही अब बच्चे अगर मैं ओनली मैथ्स की बात करूंगा, तो ये वाला जो व्हाइट कलर का मैं पार्ट कर रहा हूं, ये पार्ट किसका होगा? ये पार्ट होगा बच्चे ओनली मैथ्स। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा, ये होगा आपका ओनली मैथ्स, यानी कि केवल मैथ्स, केवल मैथ्स। और अगर केवल मैथ्स मुझे बताना हो तो ये पूरा गोला कितने का है भैया? 80 का, और उसमें से ये 20 हटा दो। तो केवल मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं? केवल मैथ्स में 60 बच्चे पास हैं, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स की बात करूंगा तो ये व्हाइट वाला पार्ट, ओनली इंग्लिश की बात करूंगा तो ये ऑरेंज वाला पार्ट, और जो ये पिंक कलर का है ये बीच में दोनों का है, इंग्लिश और मैथ्स जो दोनों में पास हुए हैं, ये 20 बच्चे हैं। अगर मैं केवल इंग्लिश, तो पूरा गोला इंग्लिश 100 का है, 100 में से 20 बच्चे हटा दो, 80 बच्चे केवल इंग्लिश में। अगर मैं कहूं केवल मैथ्स, व्हाइट वाला पार्ट है, पूरा गोला कितने का है? 80 का, उसमें से ये 20 बच्चे हटा दो जो पिंक कलर के हैं, इसमें से 60 बच्चे मिलेंगे जो केवल मैथ्स में पास हैं। वेन आरेख का बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है? तो ये रहा पहला सवाल। अब इसमें एक चीज और आपको देखना है, वो मैं भी सवाल के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। देखो, सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल फेल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए? सफल और असफल में ना आप घबरा जाओगे। आपको क्या करना है? ये सवाल एक बार और पढ़ना है, एक बार और पढ़ो इस सवाल को, जस्ट रीड करना है, टेंशन नहीं।
आराम आराम से पढ़ना है, कराऊंगा मैं, अगले सवाल में आप खुद इसको करेंगे। सर परसेंटेज खत्म हो जाएगा? नहीं, आज कैसे खत्म हो जाएगा यार, मतलब अभी सिलेबस शुरू हुए 10 दिन ढंग से हुए नहीं है, कंप्लीट करने की बारी आपकी, मतलब कंप्लीट करने की आपको जल्दबाजी लग रही है। क्या कर रहे हो यार तुम, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो चुनाव वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, अभी तो आय खर्च बचत वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, शेष आय वाले क्वेश्चन रह रहे हैं कि इतना कमाता है, शेष आय का इतना परसेंट यहाँ, शेष आय का इतना परसेंट यहाँ, जो उसकी आय है उसका जो विभाजन होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इतना परसेंट किराए पर, इतना परसेंट बच्चों की शिक्षा पर, वो सवाल रह रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हो? चलो देखो, एस सवाल आपने पढ़ाई, उसने कहा परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं। सफल का मतलब है पास। कह रहा है कि 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए हैं, यानी कि 42% गणित में फेल हुए हैं, और कह रहा है 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए हैं। 32% जो है ये दोनों में फेल हैं, दोनों में असफल हैं। इतनी 3 चीजों से आपका मतलब है भाई। सब्जेक्ट किस किस की बात हो रही है? गणित, गणित विज्ञान और गणित की, साइंस और मैथ्स। अब आपको ऐसा सवाल जब भी दिखे, सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि ये जो सवाल है ना, ये वेन आरेख का है, वेन डायग्राम का है। अब ये भी आपको क्लियर करना है कि वेन डायग्राम किसका बनाए, पास का या फेल का। भाई पास वाले छात्रों का वेन आरेख बनाए या फेल वाले छात्रों का वेन आरेख बनाए। उसने तो कह दिया 54% विज्ञान में सफल पास हुए हैं, 42% गणित में असफल हुए हैं। हम वेन आरेख किसका बनाए, सफल का या असफल का, पास का या फेल का? एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया कि सर 2 सब्जेक्ट हैं, एक है ये और एक है ये, एक है आपका विज्ञान यानी कि साइंस और एक है गणित यानी कि मैथ्स। अब मैं यहां किसका वेन आरेख बनाऊं, सफल का या असफल का? ये जो बात है ये डिसाइड करेगा दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। जब भी वेन आरेख का क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो आपने चेक करना है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में पास का परसेंटेज दिया है या फेल का परसेंटेज दिया है। उसने कहा 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए हैं। इतनी सी बात आपने देखनी है कि दोनों सब्जेक्ट में अगर पास का परसेंटेज दिया है तो आप पास का वेन आरेख बनाओगे, और अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है, फेल का परसेंटेज, तो आप फेल का वेन आरेख बनाओगे। चीजें मैं कह रहा हूं कभी कंफ्यूज करेंगी ही नहीं आपको। आपने देखा कि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल, दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो बच्चे हमारा जो वेन आरेख बनेगा ना मेरे भाई, वो फेल का बनेगा। किसका बनेगा? फेल का। बस इतनी सी टेंशन लेनी है, ज्यादा आपको लेनी नहीं। अब फेल का वेन आरेख है तो हमें हर किसी का परसेंटेज फेल वाला चाहिए। साइंस में कितने परसेंट फेल हुए हैं, मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए हैं, सबका फेल परसेंटेज। उसने कहा 32% दोनों में असफल, तो भाई साहब 32% तो बीच में आ जाएगा, जो दोनों सब्जेक्ट का होता है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। 32% तो बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब बात आती है साइंस की। उसने कहा 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं, तो विज्ञान में फेल कितने हैं बच्चे? अगर यहां सफल है तो फेल कितने होंगे? 100 में से 54 घटा दो, आप कहेंगे 46% फेल हुए हैं सर। अगर 54% पास हुए हैं ना, तो 46, 100 में से 54 घटा दो, 46% फेल हुए होंगे। तो ये पूरा गोला किसका हो जाएगा? 46% का। ये पूरा गोला, पूरा साइंस वाला गोला 46% का हो जाएगा। ऐसे ही उसने बोला 42% गणित में असफल। गणित का तो भैया फेल का ही परसेंटेज दिया है 42%, तो ये 42% हो जाएगा यहां पूरा गोला। हमको इसको 100 में से घटाने की जरूरत ही नहीं है।
मैं फिर से पूरी बात को रिपीट करता हूं, आपने देखना है दोनों सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल दिए हुए हैं तो फेल का वैन आरेख बनेगा, दोनों सब्जेक्ट में अगर पास दिए हुए हैं तो पास का वैन आरेख। उसने कहा 32% दोनों में फेल हुए हैं, तो मैंने कहा भैया फेल का वैन आरेख बनेगा, तो 32% को बीच में रख दिया। अब मुझे साइंस भी यही चाहिए कि फेल कितने परसेंट है। मुझे दिया गया है 54% विज्ञान में सफल हैं, पास हैं, तो फेल कितने हैं? 100 में से 54 घटा दिया, 46%, पूरा गोला 46% का हो गया। फिर उसने कहा 42% गणित में फेल हुए हैं, ये तो फेल ही दिए हुए हैं, तो 42% गणित यहां लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं केवल साइंस, बच्चे जरा बताना मुझे केवल साइंस कितना परसेंट आएगा, केवल साइंस। तो आप कहेंगे सर ये पूरा गोला 46 का है, इसमें से 32 घटा दो, ये आ जाएगा 14%। तो केवल साइंस में कितने फेल हुए हैं? 14%। केवल साइंस में कितना परसेंट? 14%। अगर मैं कहूं केवल गणित में कितने फेल हुए हैं, केवल गणित, तो पूरा गोला कितने का है? 42 का। भाई मैं केवल गणित की बात कर रहा हूं, केवल मैथ्स। तो बच्चे आप देख रहे हो पूरा गोला कितने का है? 42 का। उसमें से ये 32 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे कि सर 10% केवल गणित में फेल हुए हैं, केवल गणित में, केवल गणित में। और अगर मैं कहूं टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल, टोटल फेल कितना है, तो फिर आप ये 14 प्लस ये जो दोनों में फेल है 32 प्लस और जो केवल गणित में फेल है 10, इनको जोड़ दो आप, ये कितना हो जाएगा आपका? 56%। भाई 32 और 14 46, 46 और 10 56। तो टोटल फेल के लिए क्या करना है आपने? टोटल फेल के लिए आपने देखना है केवल साइंस में कितने फेल हैं, दोनों में कितने हैं और केवल गणित में कितने हैं। तीनों को आपने जोड़ दिया, 56% मिल गया केवल फेल, टोटल फेल। अब हमको चाहिए कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में सफल हुए हैं। तो अगर हमें पास चाहिए तो भैया 56% फेल हैं, तो 100 में से 56 हम घटा देंगे, हमको पता चल जाएगा 44%। 44% जो है वो पास हुए होंगे, और यही हमसे पूछा है। 56% तो बच्चा फेल हुए हैं, 56% तो फेल हुए हैं, हमको पास पूछा है, तो 100 में से 56 घटा दो, 44% बच्चे आपके पास हुए हैं। 100 में से 56 हटा देंगे, 44% पास हुए हैं। ये 56 तो कुल फेल वाले दिए हमने निकाले हैं। उसने पूछा पास, तो 100 में से 56 घटा दो, 44% पास हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देता हूं, एक और करेंगे जरा इस सवाल को। आपका 2019 जीडी का आया हुआ सवाल है, सेम तरीके से करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो वैन आरेख बनेगा वो किसका बनेगा, पास का बनेगा या फेल का बनेगा, बस। सवाल कह रहे हैं कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, देखो दोनों का क्या दिया हुआ है, दोनों का अनुत्तीर्ण यानी कि फेल दिया हुआ है। कह रहा 350 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे? ये तो बाद की बात है, पहले हम वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख, भैया वेन आरेख बनेगा ये, एक गोला ये, एक गोला ये। अब दो सब्जेक्ट है, एक है गणित और एक है अंग्रेजी, एक है मैथ्स और एक है इंग्लिश। अब मेरे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो सवाल है कि भैया वेन आरेख किसका बनेगा, फेल का या पास का? आया ना सबसे पहले सवाल कि यहां तो फेल और पास दोनों परसेंटेज दिए हुए हैं, मैं वेन आरेख किसका बनाऊं, फेल का या पास का? तो इस बात का जवाब कौन देगा? दोनों सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल दिया हुआ है तो फेल का, दोनों सब्जेक्ट में अगर पास दिया हुआ है तो पास का। तो यहां उसने कहा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, फेल दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट में, तो क्लियर हो गया कि सर जो वेन आरेख बनेगा ना वो फेल का बनेगा। यानी कि मुझे गणित में भी फेल का परसेंटेज चाहिए, मुझे इंग्लिश में भी फेल का परसेंटेज चाहिए। मेरे दिमाग में लाइन क्लियर हो गई है।
अब उसने कहा गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% पास हुए हैं। बच्चा ये तो पास का परसेंटेज दे रखा है कि गणित में तो 66% पास हुए हैं और अंग्रेजी में 70% पास हुए हैं, मुझे तो फेल परसेंटेज चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं? 20%। उस 20% को तो बीच में रख दूंगा। अब गणित का फेल कितना परसेंट होगा? अगर 66% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? गणित में फेल कितने हुए होंगे? सर गणित में 100 में से 66 घटा दो, 100 में से 66। गणित में या फिर अगर मैथ्स में फेल अगर मैं निकालता हूं तो भैया 100 में से 66 घटा दो, सर 34% गणित में फेल हुए होंगे। अगर मैं इंग्लिश में फेल निकालता हूं तो 100 में से 70 हटा दो, सर 30% इंग्लिश में फेल हुए होंगे। फेल परसेंटेज मैंने ले लिया। तो ये पूरा गोला कितने का होगा? 34% का गणित का। और ये पूरा गोला दूसरे वाला किसका होगा? 30% अंग्रेजी का, फेल वाला। अब मैं कह रहा हूं केवल गणित, केवल गणित का क्या सीन है भाई जरा बताना। केवल गणित में कितने फेल हुए हैं? तो पूरा गोला 34 का, उसमें से 20 हटा दो, सर 14% केवल गणित में फेल हुए हैं। मैं कह रहा हूं केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? पूरा गोला किसका? 30 का, उसमें से ये 20 हटा दो, सर केवल इंग्लिश में 10% फेल हुए हैं, केवल इंग्लिश में। बस अब कुल फेल कितना हो गया? टोटल फेल, टोटल फेल कितना हो गया जी भाई? मैथ्स में कितने? 14%, दोनों में कितना? 20, और इंग्लिश में कितना? 10। 20 और 10 30 और 14 34%, तो टोटल फेल है। तो टोटल पास कितना हो जाएगा? पास हो जाएगा 100 में से 34 हटा दो सर, ये आ जाएगा आपका 66% टोटल पास है। 66%, 66% टोटल पास है। आपसे बोला है कि 350 विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। 350 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में पास हुए हैं। कुछ गड़बड़ किया है हमने क्या? गणित में 66%, तो 34% ठीक है। अरे हाँ ये 44 होगा, ये 44 होगा। 20 और 10 30 और 14 44%, सॉरी ये 44 है, तो 100 में से 44 जाएगा, 100 में से 44 जाएगा तो 56 आएगा। दोनों में पास कितने हैं? 56%। अब कह रहे 350 विद्यार्थी तो दोनों में पास हुए हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 56% जो पास हुए हैं इनकी वैल्यू 350 है। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, 100%। क्यों? उसने आपसे पूछा है कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। बैठे का मतलब है पास और फेल दोनों। 100% की वैल्यू आपसे पूछेगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगी 350 बटे 56, वही हो जाएगा 14 चौके 56 और 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5 2 7। यस 1% इतना, तो 100% कितना हो जाएगा बच्चे? 100% हो जाएगा 25 बटे 4 और गुणा 100। तो ये हो जाएगा 4 से जाएगा 25 बार, और 25 गुणा 25 होता है 625। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, मजा आया? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, ये सवाल ट्राई करो खुद से, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। करिए सवाल को। भाई सवाल है, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिक्षमता क्यूटी की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, अलग अलग का असफल दे रखा है, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में फेल हुए 16%। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? वह नारेख का सवाल है। और सबसे पहला हमें देखना है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। भैया सब्जेक्ट है, एक है जीए
और दूसरा कौन सा है QT, ये हमने बना लिया। अब जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है कि वेन आरेख, वेन डायग्राम जो बनेगा ना वो किसका बनेगा, पास का या फेल का। और ये कौन डिसाइड करेगा, दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में। बच्चे उसने बोला है कि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल दिया हुआ है ना तो हमारा जो वेन आरेख बनेगा भैया वो फेल का बनेगा। किसका बनेगा, फेल का बनेगा, क्योंकि उसने दोनों सब्जेक्ट में बोला है 16% दोनों में फेल, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये 16% यहां सेंटर में रख दो, यहां रख दो 16% को बिल्कुल बीचों बीच, दोनों में फेल। अब मुझे इसका भी फेल परसेंटेज चाहिए और इसका भी फेल, क्योंकि मैं वेन आरेख फेल का ही बना रहा हूं, मैं वेन आरेख फेल का बना रहा हूं। अब उसने बोला है कि GA और QT दोनों में क्रमशः 54% और 45% असफल रहे। यानी कि मुझे जो परसेंटेज दे रखा है ना वो फेल का ही दे रखा है, मुझे 100 में से घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने कहा GA और QT में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल, फेल रहे। मेरे लिए तो आसान हो गया काम, ये 54% GA में फेल हुए तो ये पूरा गोला 54% का होगा। QT में कितने, 45% फेल हुए, तो बच्चे ये पूरा गोला 45% का होगा। अब मैं आपसे कहता हूं केवल GA, केवल GA, तो ये कितना हो जाएगा, 54 में से आप 16 घटा दो, ये आ जाएगा आपका 14 में से 6 गए 8, 38 आ जाएगा, 38%। अगर मैं आपसे कहता हूं केवल QT, केवल QT में कितने फेल हुए हैं, तो भैया पूरा गोला 45 का, उसमें से 16 घटा दो सर, ये आ जाएगा 29% जो है ये केवल QT में फेल हुए हैं, केवल QT। और अगर मैं कहता हूं टोटल फेल कितना हुआ भाई साहब, टोटल फेल, तो फिर आप ये 38 प्लस दोनों में कितना 16 और प्लस QT में कितना 29, तो 8 6 14 या 9 6 15 और 8 23, हासिल का 2 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8, 83% ये टोटल फेल है। अगर 83% फेल हो गए तो भैया पास कितने होंगे, पास, तो आप कहेंगे 100 में से 83 हटा दो सर, 17% पास होंगे। और हमको तो दिया हुआ है कि भैया 136 संख्या है पास होने वालों की, तो 17% बराबर 136, 1% कितना 136 बटा 17, तो 17 अट्ठू 136, तो 100% कितना हो जाएगा 8 गुणा 100, भाई 1% बराबर 8, तो 100% कितना 800, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 800। ये आपके वेन डायग्राम वाले सवाल बन गए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वेन आरेख वाले सवालों में, आपने बड़े आराम से इनको कर लिया। बस ये बात हमें पता करनी है कि जो वेन डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, फेल का बनेगा या फिर पास का बनेगा, दो चीज आपने करना है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं और आते हैं अपने 13 टाइप पे। और क्या है इसमें, जरा सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा ये जो सवाल है ना बच्चे, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है ये, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आय विभाजन, आय विभाजन के क्वेश्चन है। मान लो कोई व्यक्ति कुछ पैसा कमा रहा है, अब कमा रहा है तो भैया खर्चा भी करेगा। महीने में कमाकर लाया मान लो 10,000 रुपये या 20,000 उसकी सैलरी है सपोज, 20,000 में से मान लो उसने 5,000 रुपये किराए का दे दिया जहां वो रह रहा है, 15,000 बचे। उसने फिर 20,000 टोटल था, 5,000 रुपये किराए का दे दिया, 2,000 रुपये बच्चे की फीस दे दी, 1,000 रुपये बिजली का बिल दे दिया, 2,000 रुपये वाइफ को दे दिए, 3,000 रुपये अपनी मदर को दे दिए, 2,000 उसके पास बचे। मतलब ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन सवालों में हमें।
अब डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से होता है। कैसे? जो आपका मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या इसको मनी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। मनी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, धन विभाजन। मनी या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, धन या आय विभाजन, कुछ भी आप कह सकते हो। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो विभाजन होगा बच्चे, वो दो तरीके से बन सकता है। हमारे जो सवाल हैं उनमें दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किस किस तरीके से जरा देखते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कुल आय में से, कुल आय में से, कुल आय में से, ठीक है। एक किया जाता है शेष आय में से, शेष आय में से, दो तरीके से, है ना भाई, कुल आय में से और शेष आय में से। कैसे? जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है इसमें। कि सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। कुल आय में से, कुल आय में से कैसे विभाजन किया जाता है। मान लो एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए। मान लो एक व्यक्ति की जो इनकम, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो मैं क्लियर कर रहा हूं ना, ये कभी लाइफ में आप भूलोगे ही नहीं। ये चीज क्लियर कर रहा हूं, और इस तरह के सवाल कभी गलत होंगे ही नहीं, और चांसेस रहते हैं इस तरह के सवालों गलत होने के। विभाजन जो होता है दो तरीके से होता है, कुल आय में से और शेष में से। कुल आय का क्या है कि मान लो एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए। अब इन 100 रुपए में से ही, इन 100 रुपए में से ही उसने उसने जो रेंट दिया है, उसने जो रेंट दिया है वो बच्चे 10 रुपया रेंट दिया है, 10% रेंट दिया है। उसने जो बच्चों की फीस दी है, मान लो 20% बच्चों की फीस दी है। भैया उसका जो बिजली का बिल है, उसका जो बिजली का बिल है, मान लो 30% बिजली का बिल है टोटल का। ये जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूं ना, ये टोटल का परसेंटेज है, ठीक है, टोटल का परसेंटेज है। इंग्लिश में लिखना है फ्रॉम टोटल इनकम, फ्रॉम टोटल इनकम, फ्रॉम टोटल इनकम, फ्रॉम रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि उसकी जो इनकम है वो 100 रुपीज है। रेंट पर उसने 10% खर्च किया, बच्चों की फीस पर उसने 20% किया, बिल पर उसने 30% किया। जो ये परसेंट मैं लिख रहा हूं ना बच्चा, ये परसेंटेज हम टोटल का निकालते हैं कि 100 अगर रुपए उसने कमाए तो रेंट पर 10% दिया, तो 100 रुपए अगर उसने कमाए, रेंट पर 10% दिया, तो रेंट पर उसने रुपए कितने दिए, रेंट पर उसने कितने रुपए दिए, 100 का 10%। बच्चे यहां जो 10% है ना, ये 100 का है, तो 100 गुणा 10/100, यानी कि 10 रुपया उसने रेंट पर दे दिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फीस बच्चों की उसने 20% दी है, तो कितने रुपए उसने फीस दी है, 20% किसका, 100 का, जो रुपए उसने कमाए हैं उसका। तो बच्चों की फीस दे दी उसने 20 रुपया। अगर मैं कह रहा हूं बिल पर उसने 30% खर्च किया है, तो भैया 100 का 30%, 100 टोटल का 30%, टोटल का 30%, ये आएगा आपका 30 रुपया। इस तरीके से खर्चा चलता है जब हम टोटल इनकम या कुल आय में से खर्चा करते हैं। बात क्लियर हुई कि मैंने यहां पर लिखा रेंट पर 10%, तो टोटल जो उसने कमाया उसका 10%, फीस पर 20%, तो जो उसने कमाया उसका 20%, बिल पर 30%, तो जो टोटल उसने कमाया उसका 30%। टोटल का परसेंटेज हम देखते हैं। लेकिन जब बात आती है बच्चे शेष आय में से, तो यहां आपने स्पेशल ध्यान रखना होता है। जब भी मैं रिमेनिंग इनकम से डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं ना, विभाजन करता हूं, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ज्यादा नहीं। मान लो एक व्यक्ति की जो इनकम है ना, एक व्यक्ति की जो आय है, सपोज मैंने मान ली 100 रुपया, 100 रुपया मान ली, उसने 100 रुपए कमाए हैं, इनकम उसकी 100 रुपए है। अब अगर इनकम उसकी 100 रुपए है, तो उस व्यक्ति ने सपोज जो फीस बच्चों की दी है, जो बच्चों की फीस दी है ना, वो 20% दी है।
बच्चों की फीस 20% दी है, और फिर उसने लिख दिया कि शेष का, रिमेनिंग का, शेष का 10% रेंट पर दे दिया। ये दो चीज समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि उस व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए और उस 100 रुपए का 20% फीस भर दी, उस 100 रुपए का 20% फीस भर दी। तो सबसे पहले, अब भूल जाओ आगे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा उस व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, फीस का 20% दिया। तो उसने फीस पर दिया कितना है, उसने बच्चों की फीस कितने रुपए दी है। आप कहेंगे कि सर 100 का 20%, तो 100 गुणा 20/100, 100 का 20% कितना होता है सर, 20 रुपया उसने बच्चों की फीस दे दी। क्या बोला मैंने, उसने 100 रुपए कमाए, बच्चों की फीस पर 20% दिया। तो कितना दिया, 20% मतलब 20/100, और किसका, 100 का, तो 20 रुपए बच्चों की फीस दे दी। फिर आगे उसने लिखा शेष का 10% रेंट दिया है, शेष का 10% रेंट पर दिया है। तो बच्चे शेष इनकम कितनी बची है, अगर मैं कहूं 20 रुपए वो बच्चों की फीस दे चुका है, तो मेरे भाई शेष इनकम कितनी बचेगी। आप कहेंगे कि सर 100 में से ये 20 हटा दो, शेष बचेगा 80 रुपया। शेष कितना बचेगा, 80 रुपए बचेगा। अब जो 10% देना है ना रेंट पर, ये 80 का 10% देना है, 80 का 10%, 80 का 10% 1/10, यानी कि 8 रुपया रेंट पर देना है। और फिर जो शेष बचेगा फिर उसका कुछ परसेंट, फिर जो शेष बचेगा उसका कुछ परसेंट। देखो इन दोनों को अब मैं एक साथ आपको समझाता हूं कि दोनों का मतलब क्या है। सामने देखना बच्चे, जो विभाजन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जो विभाजन होता है वो दो तरीके से होता है, कुल आय में से और शेष में से, फ्रॉम द टोटल इनकम, फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम। मैंने कहा कि व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, और जो 100 रुपए कमाए हैं उसका 10% रेंट पर, 20% बच्चों की फीस, 30% बिल भर दिया, क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली का बिल, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो परसेंटेज निकाले हैं ना, ये जो परसेंटेज निकाले हैं मैंने टोटल के निकाले हैं, इनको मैं डायरेक्ट जोड़ भी सकता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कुल खर्च कितना हुआ है, कुल खर्च, तो मैं इनको जोड़कर भी कह सकता हूं 30 और 20 50 और 10 60%, ऐसे भी मैं कह सकता हूं। जब भी बात टोटल इनकम की आएगी तो सारे जो खर्चे हैं उनको एक साथ जोड़ लो परसेंटेज में, 60% और 100 का 60% निकाल दो, उतना ही आएगा जो अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब भी बात आएगी शेष आय में से, सवाल आएगा अभी कि शेष आय का इतना परसेंट यहां दिया, फिर शेष आय का इतना परसेंट यहां दिया, फिर शेष आय का उतना परसेंट यहां दिया, ऐसा वर्ड, ये शेष वर्ड बहुत देखने को मिलेगा अभी आपको सवालों में। तो जब भी ऐसा आएगा शेष आय का, तो भैया वहां हमने बोला 100 रुपए उस व्यक्ति ने कमाए, और 100 रुपए में से मैंने कहा 20% बच्चों की शिक्षा फीस पर दे दिया। तो भैया 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया। तो 100 में से 20% उसने शिक्षा पर दे दिया। अब बचा कितना है, शेष कितना बचा है, 100 में से 20 गया, 80 रुपए। सवाल कह रहा है शेष का 10% रेंट पर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेष का, यानी कि 100 में से 20 गया 80, तो 80 का 10% यानी कि 8 रुपया रेंट पर। ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। यहां टोटल का कैलकुलेट होता है, हर बार मैं 100 में से निकाल रहा था, लेकिन यहां जो शेष बचता जाएगा उसका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बार सवाल दिखाता हूं, जरा देखिए ये बार, ये सवाल देखिए एक बार। देखेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या है इसमें। बड़ा सिंपल सवाल है, दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक लाइन का सवाल है। सवाल ने बोला कि वेस्ली अपनी वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, पहले पढ़ेंगे सवाल को, पढ़ेंगे उसके बारे में सोचेंगे नहीं सर 4-5 लाइन का सवाल है हमसे नहीं होगा, ये सोचोगे तो फिर आपसे पोस्ट भी नहीं निकलेगी।
अगर आपने सवाल को देखकर बिना पढ़े सोच लिया ना बड़ा सवाल है हमसे नहीं होगा, तो आज ही तैयारी छोड़ देना बच्चे, क्योंकि ये आने वाले 5-6 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे फिर। हाँ, सवाल आपसे ना हो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर अगर ये है ना कि मैं मुझसे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझूंगा और फिर करूंगा, ये डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है, आप कर जाओगे, मैं कह रहा हूं आप एग्जाम फोड़ दोगे। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। वेस्ली अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, 12% अनाथ की संस्था को, 14% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 16% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। अब कह रहा है शेष उसके पास 42,345 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था के लिए कितना दान उसने दिया? अब यहां आप देखो, कहीं भी पूरे सवाल में देखो, यहां से पहले, यहां से लेकर और यहां तक जो उसने परसेंटेज दिया हुआ था, कहीं भी उसने शेष वर्ड का यूज किया? उसने सिंपल बोला है वेस्ली डोनेट्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ब्लाइंड, फिर उसने कॉमा लगाया, फिर बोला 12% टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्फन्स, फिर कॉमा लगाया, फिर बोला 14% टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड, एंड ही डोनेट्स 60% ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प सेटअप अ मेडिकल कैंप। कहीं भी उसने रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया कि शेष का इतना परसेंट वहां, उसने सिंपल बोला है कि अपने वेतन का 13% यहां, 12% वहां, 14% यहां और 16% यहां। तो ये जो सवाल है ये कुल इनकम वाला क्वेश्चन है। किसका सवाल है बच्चे? ये सवाल आपका कुल आय वाला क्वेश्चन है, जहां मैं सारे परसेंटेज को एक साथ जोड़ सकता हूं, है ना। अगर शेष वाला क्वेश्चन है भी आएगा, वो भी कि शेष का वो आएगा। यहां सबसे पहले बताओ कि उसने ब्लाइंड को कितना परसेंटेज दिया है बच्चे? ब्लाइंड को दिया है उसने 13% डोनेशन, और 12% किसको दिया? ऑर्फन्स को। ऑर्फन्स को कितना परसेंट दिया है? 12%। फिर कह रहा है फिजिकली डिसेबल्ड को 14%, फिजिकली डिसेबल्ड को कितना दिया? 14%। और कह रहा 16% टू सेटअप अ मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप में कितना परसेंट उसने दिया भैया? 16%। ये कुल का परसेंटेज है, जो उसने कमाया ना उसका परसेंटेज है। अगर मैं कहूं उसका कुल खर्चा कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च अगर मैं कहूं, तो सारे परसेंटेज को जोड़ दो। 3 2 5 4 9, 9 और 6 15, हासिल का 1, 1 2 3 4 और 1 5। भैया मैं कह सकता हूं कि 55% खर्चा हो गया उसका टोटल, 55%। अगर 55% खर्चा हो गया तो सवाल कह रहा है जो शेष बचा है ना, जरा बताना रिमेनिंग शेष कितना बचा है? 100 में से 55 घटा दो, आप कहेंगे सर 45% बचा है। कह रहा है ये शेष 42,345 जो है वो बैंक में जमा कर देता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 45% की वैल्यू जो होगी वो 42,345 होगी? जो लास्ट में बच गया उसी की वैल्यू 42,345 है। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। तो 1% कितना होगा? 42,345 बटा 45। भाई 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 2 6, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45। ठीक है, बात क्लियर हुई? ये 5 से जाएगा तो 5 अट्ठू 40 और 15 5 75, 815। 1% की वैल्यू कितनी है बच्चे? 815। 1%। आपसे पूछा है, अगर ये पूछता उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो 112 गुणा 815, तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6, 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18, हासिल का 1, 12 अट्ठे 96, 97। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? कुछ काटने में गड़बड़ किया है क्या? 9 चौक 36, ओ हो, 9 चौक 36, 4 2 6,
कहाँ गड़बड़ हुआ है? चेक करके बताना बच्चे एक बार मुझे। चलिए, क्या होगा? ठीक है भाई, हाँ हाँ समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, ये ना 9 बार कटेगा। 5 नाम 45 होता है ना, ये 5 बार मेरे हिसाब से ये 4705 जाएगा, है ना? 4705। 5 नाम 45, 2 5 चौके 20, 5 एकम 5, 4075 काट दिया, वो 4705 टाइम्स जाएगा। तो 941, फिर यहां पर आएगा 941, और 941 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, हासिल का 1, 12 चौक 48 और 1 49, 4, 12 नाम 12 निम्मा 108 और 4 112। ये हमारा जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, वो ना दरअसल 4075 काट दिया हमने, 4705 टाइम्स कटेगा, तो 1% 941, 12% इतना आ गया। अब बच्चे एक सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ये सवाल आपका जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है, और इसमें आपने ना ये शेष वर्ड यूज किया है। कल की क्लास हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।